नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में मेंस के क्लासेज ले रहे हैं और उस मेंस के क्लासेज में हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के संदर्भ में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, टॉपिक यह है कि जैसे कि आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने 1757 के माध्यम से प्लासी का युद्ध एवं 1764 के माध्यम से बक्सर का युद्ध किए थे और इन्होंने इन दोनों युद्ध के संदर्भ में इनकी जीत भी हुई। अब मामला क्या है? यहाँ पे मामला यह है कि अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद क्या किया, इस भारत के जो देसी रियासतें हैं, जो प्रांत हैं भारत के, इनको कैसे आपस में मिलाया जाए, उसके लिए इन लोगों ने सहायक संधि जैसी व्यवस्था लाएं। अब मामला यह है कि यह सहायक संधि डुप्ले के माध्यम से लाया गया था। यह जो सहायक संधि है वह डुप्ले के माध्यम से लाया गया था। आपको जानने की जरूरत क्या है यहां पर? सहायक संधि का प्रभाव एवं इसके बारे में देखिए, एक एक चीजों को ध्यान से समझा जाए। सबसे पहली बात तो इस संधि के पीछे, इस संधि को लाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत में कंपनी की जो सत्ता है ना, उसको सर्वोपरि बनाया जाए। जो देसी राज्य थे उस राज्यों में कंपनी का एक संरक्षण स्वीकार किया जाए, ताकि कंपनी का जो एक साम्राज्य है और जो सत्ता है वो बरकरार रहे। इनका मुख्य उद्देश्य था कंपनी की शासन व्यवस्था प्रांतों में फैलाया जाए ताकि एक साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हो सके। ठीक, साम्राज्य का निर्माण हो सके। अब इसके माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से कंपनी कर क्या रहा था? इसके माध्यम से कंपनी अपनी सेना उस प्रांतों में, उस देसी राज्यों में रखता था।
और उस सेना का जो किराया भत्ता वगैरह होता था, उस प्रांत के नवाब, राजा, रजवाड़े जो भी थे, उन्हीं को उनका वेतन देने की जरूरत पड़ती थी। इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार करती क्या थी, एक सैन्य व्यवस्था का प्रावधान था, सैन्य व्यवस्था। और यह सैन्य व्यवस्था उस देशी राज्य या प्रांत में उसकी सुरक्षा हेतु रखा जाता था। लेकिन जिसका वेतन और भत्ते उस प्रांत या देशी राज्य को चुकाना पड़ता था। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक प्रमुख शासन की नीति है, और इस नीति के माध्यम से सरकार अपने साम्राज्य का विस्तार करने का ही स्वरूप रखा था। आप ये देख रहे हैं कि सेनाओं के बदले जो कंपनी की सेना है वह काम करती थी, उसका वेतन देशी राज्य और रजवाड़े प्रांत को देना पड़ता था। उसके साथ साथ जो देशी राज्य या प्रांत है ना, उनका जो विदेशी संबंध है उससे उनको दूर कर दिया जाता था। यानी उनके जो भी मित्र हैं वह अपने मित्र से संबंध नहीं बना सकते। यानी कि उनकी जो विदेशी संबंध है, उनका एक दूसरे से राज्यों से संबंध है, उस सारे संबंधियों को तोड़ दिया जाता था। यानी कहने का तात्पर्य यह है, उन राज्यों को अपनी कोई भी विदेशी संबंध नहीं रखने का अधिकार था। नहीं रखने का अधिकार, अपना कोई भी विदेशी संबंध नहीं रखने का अधिकार। इस बात को आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी की एक चाल थी, नहीं रखने का अधिकार। इसके लिए उनके राज्य में एक अंग्रेजी अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी भी होता था, जिनके अनुमति के बगैर आप अपने कोई भी संबंध, ठीक है, कोई भी संबंध चाहे विदेशी हो या मित्रों से हो, मित्र राज्यों से नहीं बना सकते थे। ठीक है। इस प्रकार आप यानी कंपनी का एक ब्रिटिश अधिकारी उनके प्रांत में होता था। एक ब्रिटिश अधिकारी उनके प्रांत में होता था, जिसका वेतन वहां के राजा या नवाब के माध्यम से दिया जाता था। अब मामला यह है कि यह पूरी तरीके से यह निगरानी कर रहा था कि आपका कोई विदेशी संबंध बगैर हमारे अनुमति के नहीं हो सकता। विदेशी संबंध या मित्रों से संबंध, मित्र राज्यों से संबंध नहीं हो सकता। ये बात आप समझ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी कूटनीतिक चाल थी कि कोई संबंध
नहीं हो सकता। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुआ? इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ हुआ? चूंकि देखो, कंपनी के पास एक सेना था, भारतीय सेना भी उसमें, भारतीय लोग भी सम्मिलित थे। अब उसके चूंकि व्यय तो कंपनी को देना नहीं है, व्यय उन प्रांतों और राज्यों को देना है। अब इसके बदले आपको देख रहे हैं ना कि बहुत बड़ी मात्रा में एक विशाल सेना मिल गई कंपनी को, ठीक है। इसे एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है एक ब्रिटिश सेना मिल गई। अच्छा, ब्रिटिश सेना तो ये जो बाकी साम्राज्य का विस्तार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका सेनाओं ने निभाया है, तो वो सब यहीं से चल के आ रहा है। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यह है कि इनके कारण जो है कंपनी को एक विशाल सेना मिल गई। एक विशाल सेना मिल गई कंपनी को, ठीक है। अच्छा, ये तो कंपनी के संदर्भ में है कि बहुत बड़ी विशाल सेना मिल गई। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी को और भी लाभ हुआ। जो देसी राज्य था ना, अब उसका कोई संप्रभुता तो है नहीं, क्योंकि निर्णय लेने वाला कोई और हो गया। कंपनी स्वयं निर्णय ले रही है ना, सैन्य शक्ति इसके पास है, तो निर्णय कंपनी ले रही है, जिसकी वजह से आपको पता है जो देसी राज्य प्रांत थे वो निशस्त्र हो गए। उनके पास कोई ऐसे शस्त्र यानी वेपन्स वगैरह है ना, पूरी तरीके से लोग निशस्त्र हो गए। और इसका लाभ, एडवांटेज कंपनी को हुआ कि कंपनी का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार बढ़ता चला गया, ठीक। इसका इंपैक्ट यह है कि इससे जो देसी राज्य थे या प्रांत था, इनकी तो खुद की सेना नहीं थी, वह तो एक भाड़े के रूप में ले रहे हैं ना, उसका व्यय कर रहे हैं। इसके बल पे क्या हुआ कि यह जो है निशस्त्र हो गए। और जब यह निशस्त्र हो गए तो बहुत ही आसानी से इनका विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। देखिए, ये बहुत बड़ी चाल है कंपनी का, यानी कि ब्रिटिश सरकार की ये बहुत बड़ी चाल है कि जिस सहायक संधि को डुप्ले ने लाया, उस सहायक संधि का सदुपयोग करके भारत में एक अपना साम्राज्य का विस्तार किए लोग। अच्छा, उसके साथ साथ एक समस्या और थी, क्योंकि फ्रांसीसी गतिविधियां भी भारत में बढ़ रही थी। फ्रांसीसी गतिविधियां, क्योंकि फ्रांस के ही गवर्नर थे डुप्ले, वो तो बाद में जब डुप्ले को फ्रांस में बुला लिया गया और काउंट डी लाली को वापस भेज दिया गया, तो फिर धीरे धीरे फ्रांसीसी गतिविधियों में कमी आया है। लेकिन एक बात और है कि उसमें फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जो नेपोलियन का भय था विश्व स्तर पर ब्रिटेन सरकार को, तो एक चीज ये भी है कि इस सहायक संधि के माध्यम से ये हुआ कि धीरे धीरे भारतीय जो है देसी रियासतें हैं और प्रांत हैं, इनका जब विलय ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी एक नेपोलियन का भय था ना, ब्रिटिश को नेपोलियन का भय था कि कहीं भारत पर यह लोग आक्रमण ना कर दे, भारत के भूभाग पर कब्जा ना कर लें। इसके डर से भी इन लोगों को एक भय को भी समाप्त कर दिया गया, और इस प्रकार इन लोग को इसका भी लाभ मिला कि सहायक संधि के माध्यम से बहुत सारे प्रांतों पर, देसी रियासतों पर इनका कब्जा हो गया, जिससे एक मजबूत सेना के दम पर इन लोगों के अंदर एक विश्वास पनप चुका था कि अब अगर फ्रांसीसी नेपोलियन का भी अगर आक्रमण वगैरह होता है तो हम लोग उसको भी भारत से बेदखल कर सकते हैं। तो यह प्रभाव रहा है कंपनी के संदर्भ में कि जो फ्रांसीसी
एक गतिविधियां रही हैं, उससे भी लाभ हुआ है। और भारतीय प्रांतों में आप जान ही रहे हैं कि आप जब उनके पास कोई सेना है ही नहीं, निशस्त्र हो गए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो भारतीय साम्राज्य, वो ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, इससे अब देशी राज्यों को हानि क्या हो गई? अब देशी राज्यों की सबसे बड़ी हानि ये है कि जब आप दूसरे की सेना है, आप तो भाड़ा दे रहे हैं ना, तो उसकी जो स्वायत्तता होती है, एक जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो है ही नहीं। यानी कि अपनी स्वतंत्रता ये लोग खो दिए। सबसे बड़ी बात, ये लोग क्या किए, जो अपनी स्वतंत्रता है इसको ये लोग खो दिए। सबसे बड़ा अगर प्रभाव देशी राज्यों के संदर्भ में बात किया जाए, देशी राज्यों के संदर्भ में ये लोग क्या किए, अपनी स्वतंत्रता खो दिए। अब जब स्वतंत्रता खो दिए तो निर्णय लेने की क्षमता खो दिए, और जब निर्णय लेने की क्षमता जब कोई खो देता है तो फिर आंतरिक समस्याएं घर कर लेती है, आंतरिक समस्याएं बिगड़ जाती है। क्योंकि देखिए, एक राजा ये या एक शासक का जो काम है ना, वह है कि लोगों का, यानी कि समाज का कल्याण करना। अब हुआ क्या कि जब आंतरिक समस्याएं बिगड़ गई ना, तो लोगों ने सरकार के खिलाफ भी बगावत कर दिया। जो वहां की राजे रजवाड़े के प्रमुख थे, उनके खिलाफ भी बगावत कर दिया। क्योंकि जब आंतरिक गड़बड़ी हो गई, आंतरिक समस्या हो गई, निर्णय लेने का अधिकार किसी, और सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो चूंकि सेना पे एक बहुत बड़ी मात्रा में व्यय होता था, सेना पे एक बहुत बड़ी मात्रा में व्यय होता था, सेना पे एक बहुत बड़ी मात्रा में व्यय होता था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा देखिए, इनमें एक और कॉमन विषय है, कॉमन बिंदु है कि ये बताइए, आखिर में सहायक संधि को प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत अपने मतलब इससे जुड़ने के लिए एक तरीके से कहा जाए कि बेकाबू क्यों था? अब जैसे हैदराबाद के निजाम हैं, मराठे हैं, मैसूर हो, अब देखिए ये लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, और जब आपस में प्रतिद्वंदी हैं तो ब्रिटिश सरकार, ये जो प्रणाली है, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का तो उद्देश्य यही था कि तुम हमारी सहायक संधि को अपनाओ, हम तुम्हारे साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो जिसके वजह से इनकी स्वतंत्रता, निर्णय की क्षमता बिगड़ गई, और इन जब लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो गया, तो निकल कर ये आया कि लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि जो ब्रिटिश कंपनी का चाल था वो सफल होने लगा, और ब्रिटिश कंपनी ने जहां जहां अपनी सहायक संधि लागू किया, वहां वहां के भूभाग और वह प्रांत, इस आंतरिक गड़बड़ी, जब आंतरिक समस्या पनपने लगी, आंतरिक गड़बड़ी के माध्यम से क्या किया, वह भूभाग और प्रांत अपने में मिला लिया। कुल मिला जुला करके उद्देश्य साफ दिख रहा है कि कैसे भारतीय प्रांतों को, भारतीय देशी रजवाड़ों को खोखला बनाया जाए। और खोखला, चूंकि साम्राज्य का निर्माण करने का मतलब यही है। अब यह विधि है, ये सब ऐसी विधियां हैं कि आपको बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ने की जरूरत है। आपने सेना दी, आपको उसके बदले सेना भी, आपकी एक बहुत बड़ी फौज भी तैयार हो गई, और फौज भी तैयार हो गई, आपको भी काम कर रहा, पैसा किसी और का। कितनी बड़ी सोच थी। इसके साथ साथ कुछ और भी ब्रिटिश सरकार की ऐसी साम्राज्यवादी चरित्र की नीतियां हैं, ब्रिटिश सरकार की ऐसी साम्राज्यवादी चरित्र की नीतियां हैं, जैसे अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, या इसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे
व्यपगत व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रमुख है ना लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। देखिए मामला क्या है इसमें। आपको पता है कि हमारे देश में कुछ धार्मिक प्रथाएं और परंपराएं चलती थी, और उस धार्मिक प्रथाएं एवं परंपराओं को चलाने के लिए कुछ कानून और व्यवस्थाएं भी बनाई गई थी कि अगर हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई उत्तराधिकार से संबंधित किसी के पास पुत्र या पुत्री ना हो तो गोद ले सकता है। तो ऐसे जो समस्याएं हमारे यहाँ धार्मिक परंपराएं था चलता चला रहा था। अब डलहौजी ने किया क्या कि जो राजे महाराजे देसी रियासतें हैं है ना, जिनके पास उत्तराधिकार नहीं है, अब अचानक इन्होंने क्या किया कि जो गोद लेने की परंपरा है उसको असंवैधानिक घोषित करवा दिया। ठीक है, असंवैधानिक घोषित करा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे कंपनी का जो सत्ता है उसका व्यापक और मजबूत पैमाने पर प्रसार हो सकता है। ये सारी चीजों को डलहौजी समझ रहा था कि यह एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे हमें बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं करना है, और बिना युद्ध किए देसी रियासतों को कमजोर भी किया जा सकता है, अपने में मिला भी लिया जा सकता है, और अपने साम्राज्य का विस्तार भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसके माध्यम से जो उत्तराधिकार का नियम था, जो धर्म से या परंपराओं से जुड़ा था, उसको ये लोग क्या किए, असंवैधानिक बता दिए। और इस आधार पे ये लोग क्या किए, प्रांतों में या रियासतों में जिनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो गोद नहीं ले सकता। पहली बात। और जब गोद नहीं ले सकता तो आपको पता है इसका लाभ कंपनी को होगा, क्योंकि वो तो गोद नहीं ले सकता, लेकिन अब इसका लाभ इसलिए कंपनी को होगा। अब वह जो प्रांत या रियासतें हैं, अब वह जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक। ब्रिटिश साम्राज्य, ये था आपका ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीजों को कि ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लिया जाएगा। अब इससे एडवांटेज ये हुआ ना, अभी आपने सहायक संधि देखा, अब कंपनी का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा, बड़े पैमाने पर। क्योंकि देखिए यह ऐसी रणनीति है, इसमें आपको युद्ध थोड़ी करना है, इसमें युद्ध नहीं करना है। इसमें जिसके पास ना ही सेना की जरूरत है कि सेना युद्ध करने जाएगी, हाँ बस यही है कि जिसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसे अपने कंपनी के साम्राज्य में शासन में व्यवस्था मिला लिया जाए। और आप देखेंगे कि डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर, ऐसे प्रमुख, जैसे सतारा,
संभलपुर, जैतपुर, झांसी, नागपुर, ऐसे प्रांतों देशी रियासतों को मिला करके अपने साम्राज्य का विस्तार, एक बहुत बड़ा विस्तार कर दिया। और ब्रिटिश सरकार को यही चाहिए था कि कंपनी की शासन बरकरार रहे। तो देखिए, यह एक ब्रिटिश कंपनी के लोगों की एक उपलब्धि है। उनके जो साम्राज्यवादी चरित्र है ना, उस साम्राज्यवादी चरित्र का उपलब्धि है, जो साफ झलक रहा है कि कैसे ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तमाम सारे हथकंडे का प्रयोग किए हैं, जो कि आप बड़े पैमाने पर अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से कारक थे जो ब्रिटिश कंपनी के प्रसार हेतु उत्तरदायी था। तो आप देख ही रहे हैं, चाहे सहायक संधि की प्रणाली हो, चाहे यह अधीनस्थ पृथक्करण की नीति या व्यापकता का सिद्धांत हो, ये सारे नीतियों के माध्यम से कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कंपनी की आर्थिक नीति। आर्थिक नीति, इकोनॉमिकल पॉलिसी। इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल पॉलिसी, आर्थिक नीतियां क्या है? आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य, क्योंकि भारत क्या है, एक कच्चा माल मिल रहा है। अब कच्चा माल मिल रहा है तो इससे व्यापार होगा। अब व्यापार होगा तो व्यापार दो प्रकार से होता है, एक तो आयात का सिस्टम है, एक तो निर्यात का सिस्टम है। लेकिन प्रकरण क्या है? अब आर्थिक नीतियों के संदर्भ में यहां पे कंपनी भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश, उपनिवेश का तात्पर्य क्या है? उपनिवेश का तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था को, वहां की पूरी आर्थिक प्रणाली को गुलाम बना दिया जाए। जैसे एक प्रोसेस है निर्यात। अब भारत में मान लीजिए खूब सारा कच्चा माल है, ठीक, प्राकृतिक संसाधन से भरी पड़ा हुआ देश है, ये बात आप जानते हैं। अब बड़े पैमाने पर यहां से खूब निर्यात हो रहा है। अब निर्यात हो रहा है तो वर्तमान समय में इसका प्रतिफल है ना। आप देखेंगे कि जब निर्यात होगा तो सरकार को उससे कुछ राशि मिलेगा, धन मिलेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। देश में बड़े पैमाने पर धन का संचय होता है। लेकिन उस दौरान देश में धन का संचय नहीं हो रहा है। धन का संचय नहीं हो रहा है, बल्कि धन का क्या हो रहा, वही गर्मन हो रहा है। वही गर्मन हो रहा है जो दादा भाई नौरोजी ने बताया था। बड़े पैमाने पर देश में यहां से खूब सारा निर्यात किया जा रहा है, आयात भी हो रहा है, लेकिन आयात पे उल्टा शुल्क लग रहा है। बड़े बड़े पैमाने पर टैक्स का दर बढ़ा दिया जा रहा है। देश में आयात भी आ रहा है, देश में आयात भी आ रहा है, लेकिन निर्यात में कोई प्रतिफल नहीं है। सरकार खूब सारा सामान यहां से भेज रही है, जिसका तो कुछ धन होना चाहिए ना। अपनी जो धन का संचय है उसको बढ़ना चाहिए ना, लेकिन धन का संचय नहीं बढ़ रहा है, उल्टा यहां से धन का वही गर्मन हो रहा है। और आयात भी हो रहा है तो शुल्क दर बढ़ा दिया जा रहा है।
आयात भी हो रहा है तो जो शुल्क दर है उसे भी बढ़ा दिया गया। अब ये बताइए, अब किसी देश के आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आर्थिक व्यवस्था ही किसी देश की रीढ़ होती है। वहां के नागरिकों के, मजदूरों को और समाज के तबकों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान है, तो जब आप बड़े पैमाने पर यहां यहां के धन को दूसरे जगह भेजेंगे, देश को विकसित बनाने के जगह पे उसे अविकसित करते जाएंगे, तो बताइए समाज तो त्रस्त होगा कि नहीं होगा? समाज की व्यवस्था कमजोर होगी कि नहीं होगी? तो ये रहा उपनिवेश और ये रहा ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां कि ये लोग आयात भी करते थे, निर्यात भी करते थे, लेकिन कुछ इस प्रकार करते थे, अपने लाभ के लिए करते थे। और जब अपने लाभ के लिए करते थे तो जाहिर सी बात है कि देश विकसित नहीं हो पाएगा, देश अविकसित होगा। क्योंकि इनका उद्देश्य साफ था कि अपनी जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है और जो कंपनी के लोग हैं, क्योंकि कंपनी के लोग व्यापार में निजी हित को भी खूब साधते थे। अरे आपको पता है कि यहां से जो चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, चाहे वारेन हेस्टिंग्स हो, ये लोग जब यहां से गए ना अपने ब्रिटेन लौट करके, तो वहां लोग कहते थे ये लोग तो लूट के आ गए, व्यंग कसा जाता था इनके ऊपर, ये लोग किए हैं। अभी आप देखिए निर्यात हो रहा है जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, आयात हो रहा तो शुल्क दर बढ़ा जा रहा, तो वो जो शुल्क दर बढ़ रहा वो भारतीय खजाना के ऊपर तो इंपैक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी और इन लोगों का विकास तेजी से हो रहा था। ये जो आप देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट की मुख्य आधार बना है, तो चूंकि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था को एक नई प्रगति देती है, तो समस्या यही सब रहा। दादा भाई नौरोजी ने साफ कहा कि भारत से खूब धन का बाहर की ओर भेजा जा रहा है, लेकिन देश में कोई इसका लाभ नहीं है। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं। चूंकि देखिए इस पूरे आर्थिक नीति के अंतर्गत अगर कुछ शब्दों में रखा जाए तो ब्रिटिश सरकार का साफ उद्देश्य था सामंतवाद, पूंजीवाद जैसे तत्व समाहित थे इनके उद्देश्यों में। इनका जो सोच था सामंतवाद और पूंजीवाद जैसे तत्व जो है इनके विचारों में समाहित था। विचारों से ही सब कुछ होता है, समाहित था। और यह लोग देश का पूरी तरीके से आर्थिक लूटपाट करके देश की अर्थव्यवस्था को खोखला बनाकर चले गए। देखिए वर्तमान समय में प्रासंगिकता है इन चीजों का कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रणाली है, आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे यहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को जोड़ करके काम होता है। तो अभी हम अपने विकसित होने की संकल्पना से पीछे क्यों चल रहे हैं? तो उसके तह में आप जाएंगे तो देखेंगे कि देश की जो आजादी की प्रवृत्ति रही है और देश की जो शोषणकारी व्यवस्था रही है, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इंपैक्ट डाला है। अब हम लोग इसके कई चरण की बात करते हैं। इस आर्थिक नीति के 3 चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण में हम लोग देखते हैं कि 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के लोगों ने
क्या किया देश में, देश का आर्थिक शोषण कैसे किया। क्योंकि 1757 प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल जैसे भूभाग पर इन लोगों का एक धीरे धीरे एकाधिकार की क्षमता बढ़ती जा रही है और व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों ने खूब राजस्व को हड़पने की नीति अपनाई और देश को खोखला बना दिया। अच्छा, अब इनकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ गया, प्रभाव क्या पड़ गया। देखिए, इनके हड़पने के कारण राजस्व देश की जो, क्योंकि भारतीय व्यापार में आप देखेंगे कि जैसे जो हस्तशिल्प और छोटे छोटे उद्योग धंधे थे ना, उनका पतन हो चुका था। तो प्रथम चरण में ये लोग क्या किए हैं कि 1757 के बाद जो है इनके पास एक व्यापारिक एकाधिकार हो गया। व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, चूंकि बंगाल जैसे राज्यों का राजस्व इन लोगों को मिलने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापारिक गतिविधियों से जो भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय हस्तशिल्प हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग एवं कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग इसका पतन होने लगा। जाहिर सी बात है, जब बताइए लोगों की मूल व्यवस्था जब डगमगा जाएगी, जब आप देश के आर्थिक शोषण कर रहे हैं, देश की राजस्व व्यवस्था को ही आप सिर्फ अपने लाभ के लिए यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर भारत में जो व्यापार है वो कहां जाएगा, उनका पतन होना स्वाभाविक है। हुआ यही। ये प्रथम चरण है। 1757 के बाद लगभग 1813 तक जो है ऐसी कार्यप्रणाली रही है। प्रथम चरण जो है 1757 के बाद जो है 1813 तक ऐसी कार्यप्रणाली रही है। इसके बाद आपको पता है कि 1813 का चार्टर एक्ट आया था और इस चार्टर एक्ट में जो कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है उसको सीमित किया गया है। उसके एकाधिकार को सीमित करते हुए अन्य कंपनियों को भी अधिकार देने का प्रयास किया गया है। अगर सही मायने में कहा जाए ना, तो भारत में लूटपाट की व्यवस्था यहीं से शुरू होती है। अभी तो एक कंपनी लूट रहा था, क्योंकि कंपनी का, देखो, कंपनी का दोहरा चरित्र था, ब्रिटिश सरकार के प्रति और स्वयं अपने के प्रति। ब्रिटिश सरकार को तो लाभ चाहिए ही चाहिए था, स्वयं उनको भी लाभ चाहिए था। तो ये बताइए, किसी देश के साथ, किसी देश में जब कोई साम्राज्यवादी नीति की व्यवस्था चलेगी और उसमें दोहरा चरित्र होगा, तो वह देश का आर्थिक विकास होगा? कभी नहीं होगा। उस देश का सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विनाश होगा। और ब्रिटिश सरकार अच्छे से चाहता था। तो 1813 के बाद ये जो एकाधिकार की व्यवस्थाएं हैं अन्य लोगों को दिया गया, एवं उसके साथ साथ अब ब्रिटिश सरकार का एक उद्देश्य और बड़े पैमाने में कि भारत को सिर्फ कच्चे माल से संबंधित समझो और खूब सारा कच्चे माल यहाँ से कपास उपास, नील से संबंधित जो खेती है ना, उसको बढ़ा करके ब्रिटेन में भेजो और फिर वहाँ से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाकर, जैसे कपड़ा से संबंधित, वस्त्र से संबंधित, फिर भारत में आयात करो और उससे खूब सारा कमाई करो। अब एक कंपनी से तो हो नहीं पाएगा, बहुत सारे कंपनियों में इसको जरूरत पड़ेगी करने के लिए, जिसकी वजह से लोग खुली प्रतियोगिता के रूप में एकदम आप भी करो व्यवसाय व्यापार। तो ये है एक लूटने का तौर तरीका। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं कि अगला जो है द्वितीय चरण, द्वितीय चरण 1813 के बाद है। द्वितीय चरण जो है 1813 के बाद है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जो कंपनी का एकाधिकार है ना, कंपनी का एकाधिकार, उसे सीमित किया गया, उसे सीमित किया गया
उसे बढ़ा करके जो है अन्य कंपनियों को, अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भारत से व्यापार करने का मौका दिया गया। भारत से व्यापार करने का मौका, अन्य कंपनियों को भारत से व्यापार करने का मौका दिया गया। इस बात को आप समझ रहे हैं। उसके साथ साथ भारत में बड़े पैमाने पर जैसे रेलवे का, डाक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। अब इससे रेलवे का विकास होगा तो फिर जो मूलभूत जैसे लोग हैं तो रोड, हाईवे, सड़क का निर्माण होगा, साथ में रेलवे का। देखो आधुनिकीकरण तो आएगा ही। इससे क्या हुआ, देश का एक अलग प्रकार का लाभ है, एडवांटेज है कि देश में आधुनिकीकरण आया है। चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे डाक का विकास हो, ठीक है, आधुनिकीकरण आया है। लेकिन इसमें आप ये देखेंगे कि यह ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए। अब क्या है, भारत में जैसे कच्चा माल अगर मान लीजिए झारखंड से मिल रहा है, तो झारखंड से मिल रहा है तो झारखंड में अगर रेलवे का विकास हो जाएगा, झारखंड में रेलवे का विकास हो जाएगा तो वहां से सामान बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, जिससे उनके कार्य में और तेजी आएगी। तो इनका उद्देश्य खुद का लाभ था। हाँ, आधुनिकीकरण, यही आधुनिकीकरण का प्रावधान रहा है कि इससे थोड़ा सा देश को लाभ हुआ, एडवांटेज है। यह जो रेलवे का विकास से संबंधित कार्य है, डलहौजी की इसमें मुख्य भूमिका है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ जिससे कहीं ना कहीं देश में लाभ हो रहा है, ये ब्रिटिश कंपनी को लाभ हो रहा है, ब्रिटिश सरकार अपने लाभ के लिए कार्य कर रही है, लेकिन इनका खुद का उद्देश्य, लेकिन इससे देश का भी, देश के अंदर भी जो है एक आधुनिकीकरण आया है, आधुनिकीकरण आया है। ठीक, इसी जो है एवं इसी द्वितीय चरण में आप जानते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 1 लाख रुपए निवेश करने का प्रावधान किया। 1 लाख रुपए निवेश करने का प्रावधान किया। अब जब शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निवेश करेगा तो इनका उद्देश्य है, आखिर में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रहा है तो सरकार का एक उद्देश्य है ना। सरकार का उद्देश्य ये था कि भारत में एक प्रशासनिक स्तर पर, निचले स्तर पर एक ऐसा बाबू तैयार किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब ब्रिटिश सरकार अपने यहां से कैसे कर पाएगा, उसे ऐसा लोग मिल जाए जो पेशे से, जो मूल से तो भारतीय हो लेकिन कार्य प्रणाली से पूरी तरीके से ब्रिटिश के रूप में दक्ष हो और वो प्रशासनिक निचले स्तर का कार्य कर सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाला है ना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो नींव डाला गया है, इसका उद्देश्य था कि जो प्रशासनिक स्तर है निचले लेवल का, वहां पे भारतीयों को बैठाना, ये भी इनका खुद का उद्देश्य है। ऐसा नहीं उसको पढ़ा दिया जाएगा, वो नौकरी पा गया प्रशासनिक स्तर में निचले लेवल पर,
तो देखो मूल से भारतीय हो सकता है, लेकिन उसकी जो शिक्षा होगी वो ब्रिटेन सरकार के ही तहत होगी और वह जो है ब्रिटिश सरकार के ही पक्ष में कार्य करेगा। ये उनका उद्देश्य था। इस बात को आप समझ रहे हैं। और इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप इसका परिणाम निकालेंगे ना, तो परिणाम बहुत ही घातक हुआ है। कि जैसे भारत में तो पूंजी का संचय हो नहीं रहा है, ब्रिटेन में पूंजी का संचय हो रहा है, भारत में कुटीर उद्योग हो, हस्तशिल्प उद्योग हो, इन लोग का पतन हो जा रहा है और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि आर्थिक शोषण से सामाजिक शोषण जुड़ा हुआ है। तो यह देश के लिए वाकई में बहुत बड़ा घातक रहा है, जो देश की संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का पतन कर दिया। ये ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति थी, अगर अच्छे ढंग से इसको उत्तर किया जाए, लिखा जाए, तो ये सच है कि यह देश की जो भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्थाएं था, उनका पतन हो गया था। अगर सही से बात किया जाए तो इससे देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का पतन हो गया। ठीक, देश की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था है उसका पतन हो गया। ये रहा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है देश में। दूसरी चीज क्या है, जो तीसरा चढ़ रहा है उपनिवेशवाद का, तीसरा चरण, वह इन लोगों ने हस्तक्षेप की नीति के रूप में कार्य किया। जैसे आप देखेंगे कि हमारे भारत में कुछ धार्मिक रीति रिवाज हैं, जैसे अभी आपने देखा था उत्तराधिकार का, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ परंपराएं हैं। अब सरकार क्या कर रही है ना, कि उस रीति रिवाज और परंपराओं को खत्म करने का प्रयास कर रही है। सरकार क्या कर रहा है, उस रीति रिवाज और परंपराओं को तोड़ करके, खत्म करके, उसे असंवैधानिक करके देश में एक ऐसी, जैसे आप देखेंगे कि विलियम बेंटिक ने क्या किया, जो सती प्रथा था उसको बैन कर दिया। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये सब देश के लिए आधुनिकीकरण के संदर्भ में इसका एडवांटेज है, लाभ है, ये एक अच्छा पक्ष है। क्योंकि कुछ ऐसे भी रीति रिवाज था जो धर्म में जिसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था। तो अगर यह पक्ष ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में बात किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये लोग आधुनिकीकरण की दिशा में भी, हमारे देश का विकास के हित में भी अगर कहा जाए, हालांकि इनकी मंशा नहीं रही होगी, इनका कुछ जुड़ाव रहा होगा उससे, लेकिन इससे देश को लाभ हुआ है। ऐसे चीजों को खत्म करने से लाभ हुआ है। चाहे दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, चाहे सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, ठीक है, चाहे बाल विवाह को खत्म कर दिया गया, ठीक है, बाल विवाह को खत्म करके एक अच्छा सम एज जो है बनाया गया। इस प्रकार इन सारे बिंदुओं को आप समझ रहे हैं कि कैसे देश में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश कंपनी ने आर्थिक शोषण किया। इनकी साम्राज्यवादी नीतियां क्या रही, चाहे सहायक संधि हो, चाहे डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत रहा हो। मुझे आशा है कि इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आप उत्तर देने में सक्षम होंगे और अच्छे से जो है उत्तर को लिखने में आप कामयाब रहेंगे। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।